Hi guys, welcome to your channel Banwal Tutorials. Here, knowledge is wisdom. Here I am Vikas Kumar Banwal. You are watching the most important class UGCNet Commerce Paper 2, which is conducted by the Banwal Tutorials. Monday to Saturday, you can join my class free of cost every day at 8 p.m. तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो मैं बता दूं कि एवरीडे 8 पीएम में यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2 की मंडे टू सैटरडे क्लास आपको प्रोवाइड करवाई जाती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो जो भी कैंडिडेट यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो सभी जुड़ सकते हो। अभी जो है मैं नया जो है एक कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। मैं टॉपिक वाइज आपको डिस्कशन करवा रहा हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसमें संभावनाएं बनी है कि इसमें आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, सवाल खड़े होंगे, तो उससे जुड़ा हुआ टॉपिक लेकर आया हूँ मैं। और पहले मैं मोस्ट सभी का ऑलवेज वेलकम करवाया। तो आज मैं काफ़ी सभी जुड़ सकते हो इस डिस्कशन करने वाला हूँ। तो सभी जो है लाइव जुड़ सकते हो मेरे क्लास में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जो है ये क्लास है एवरीडे यूट्यूब पे क्लास कंडक्ट कराई जाती है बनवाल ट्यूटोरियल्स के माध्यम से। तो आप सभी जुड़ सकते हैं मेरे चैनल से। तो चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, शेयर कर दिए। यदि नए हो तो बेल आइकन प्रेस कर दिए ताकि ऑल काइंड से नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे आगे आपके पास पहुँच सके। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको आरटीजीएस, बीसीएफ्स, वेंचर कैपिटल फंड्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और एसजीबी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, एलडीबी, पीपीएफ से जुड़ी जानकारी देने वाला हूं। चलिए आज का टॉपिक पहला है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस एक ऐसी निधि अंतरण पद्धति है जिसमें एक बैंक से दूसरे बैंक का मुद्रा अंतरण वास्तविक समय और सकल आधार पर होता है। यह किसी बैंकिंग चैनल द्वारा मुद्रा अंतरण का सबसे तेज माध्यम है। वास्तविक समय में भुगतान से तात्पर्य है कि भुगतान लेन देनों के लिए कोई प्रतीक्षा अवधि नहीं होती। जैसा कि कोई लेन देन प्रसंस्कृत होता है तो उसी समय उसका निपटान हो जाता है। सकल भुगतान से तात्पर्य लेन देनों का किसी अन्य लेन देनों के साथ वंचित या नेट बैंकिंग बंचिंग या नेट बैंकिंग आदि के लिए प्रतीक्षा किए बिना एक के लिए एक आधार पर निपटान होना है। किसी लेन देन का प्रसंस्कृत होने के बाद भुगतान अंतिम और सराहनीय हो जाता है। तो बता दूं कि आरटीजीएस दो तरह के होते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन में नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग में आपको अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड अकाउंट होल्डर्स का नाम होता है। उसी तरह से ऑफलाइन में भी जो है आपको आईएफएससी कोड, बैंक नाम, कस्टमर का नाम सभी का जो होना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लैंड डेवलपमेंट बैंक सामान्यतः कृषकों के अल्पकालीन या मध्यम अवधि के ऋणों की पूर्ति प्राथमिकी कृषि साख समितियों, केंद्रीय सहकारिता बैंकों एवं राज्य सहकारी बैंकों द्वारा की जाती है। दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था के लिए संपूर्ण देश में भूमि विकास बैंकों या भूमि बंधन बैंकों की स्थापना की गई। भूमि विकास बैंकों की स्थापना का श्रीगणेश प्रारंभ में मद्रास प्रांत में हुआ, जबकि इस राज्य ने ऋण पत्रों को जारी करने और राज्य के प्राथमिक बैंकों में समन्वय तक करने के लिए सन 1929 में केंद्रीय भूमि बंधन बैंक, सेंट्रल लैंड मॉर्गेज बैंक की स्थापना की। भूमि बंधन बैंकों की प्रगति बहुत धीमी और विषम रही। स्वतंत्रता के बाद इस दिशा में जो है विशेष माध्यम प्रयास हुए और परिणामस्वरूप आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात में इनकी प्रगति तेजी से हुई। कुछ राज्यों में इन बैंकों का नाम बदलकर प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्राम विकास कर दिया गया है। तो PCARDS कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा रोल निभाता है रूरल डेवलपमेंट में इंडिया का। तो चलिए नेक्स्ट चलते टॉपिक पे। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, लोक भविष्य निधि इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसका अर्थ होता है लोक भविष्य निधि। भारत सरकार ने 1968 में पीपीएफ की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य था कि अनऑर्गेनाइज क्षेत्र के जिन कर्मचारियों के लिए ईपीएफ पेंशन आदि की सुविधा नहीं है उन्हें भी भविष्य के लिए पैसा बचाने का मौका मिले। इस योजना को खुद भारत सरकार चलाती है और वहीं ब्याज भी देती है, लेकिन इसका संचालन खाता पोस्ट ऑफिस या बैंक के माध्यम से होता है। मतलब यह है कि आपके बैंक या पोस्ट ऑफिस में इसका अकाउंट खोल सकते हैं। सरकार ने पीपीएफ को हर तरह से टैक्स से मुक्त रखा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। जैसे बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं, किसान सभी जो है इसका लाभ उठा सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए जो आपको 500 से लेकर 1.5 लाख तक जो है एक साल में आप निवेश कर सकते हो। 15 साल तक जो है इसका निवेश रहेगा। उसके बाद 5 साल के लिए आप मैच्योरिटी के लिए बढ़ा सकते हो। तो काफ़ी बड़ी जो है कॉन्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट की होती है। इसमें इंटरेस्ट भी अच्छी खासी मिलती है, 7% से अधिक इसमें ब्याज दी जाती है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स एक सरकारी प्रतिभूति है जो कि सोने की ग्राम मूल्य वर्ग में उपलब्ध है या भौतिक सोने का एक विकल्प है। स्कीम खुलने पर निवेशक इन बॉन्ड्स में निवेश करते हैं। इसे परिपक्वता पर बुनाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत सरकार की ओर से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना का प्रबंधन किया जाता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक सरकारी मूल्य है जो कि सोने के ग्राम में आता है। वह भौतिक सोना का एक है।
स्कीम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत सरकार की ओर से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना का प्रबंधन किया जाता है। भारत सरकार मूल्य वर्ग 1 ग्राम सोना और इसके गुणांकों में होगा। बॉन्ड में निवेश करने न्यूनतम सीमा 1 ग्राम होती है तथा अधिकतम अभिवादन सीमा जो है प्रति वर्ष अप्रैल से मार्च व्यक्तियों के लिए जो है 4 किलोग्राम, हिंदू अविभाजित फैमिली यानी HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए 4 किलोग्राम, न्यास ट्रस्ट और इसी तरह की संस्थाएं जो भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी अधिसूचना के अनुसार होगी के लिए जो है 20 किलोग्राम जो है। तो आप जो है कोई व्यक्ति इसमें निवेश कर सकता है, चाहे इंडिविजुअल हो, ट्रस्ट हो, संस्थाएं हो, सभी इसमें निवेश करके इसका लाभ उठा सकते हैं। तो भारत सरकार खुद इसका जो है हैंडल करती है, RBI इसका जो है कंट्रोल करता है, देखरेख करती है। तो काफ़ी अच्छी स्कीम है सरकार की, आप सभी इसमें निवेश कर सकते हैं। तो सरकार बीच बीच में जो है इसका अवधि के समय निकालती है। नहीं चलते हैं वेंचर कैपिटल फंड्स। वेंचर कैपिटल फंड्स एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं जिनका काम होता है कि वह लोग निवेशक के लिए पैसे की देखरेख करते हैं जो इक्विटी या अन्य स्टार्टअप में निवेश करते हैं। इन सारे इन्वेस्ट स्कीम में काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है पर कभी कभी इसमें रिटर्न्स भी अच्छे मिलते हैं। वेंचर कैपिटल फंड्स एक खास तरह का इन्वेस्टमेंट प्लान में काम करती है। इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल एक प्रकार का दस्तावेज है जिसमें यह जानकारी होती है कि बिजनेस फर्म कहाँ निवेश करना चाहती है, कहाँ निवेश करना चाहती है। इसके बाद पैसे वेंचर कैपिटल फर्म में इन्वेस्ट के साथ वापस कर दिए जाते हैं। यह कोष देश भर की अटकी हुई सस्ती एवं मध्यम आय वर्ग वाली आवासीय परियोजनाओं के लिए फिर से शुरू करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। हाल ही में सरकार ने वेंचर कैपिटल फंड्स के लिए जो है 25,000 करोड़ रुपए जो है अलग से फंड बनाया है। तो काफ़ी बड़ा जो है ये सरकार ने राशि जारी की है। तो सरकार खुद इसको जो है गाइड करती है, देखरेख करती है। तो काफ़ी अच्छा ये भी स्कीम है, आप सभी इसमें इसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो आज का टॉपिक है। प्रदर्शन निदेशालय की स्थापना जो है 1 मई 1956 को हुई थी जब विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1947 यानी फेरा के अंतर्गत विनिमय नियंत्रण विधियों के उल्लंघन को रोकने के लिए आर्थिक विकास विभाग के नियंत्रण में एक परिवर्तन इकाई गठित की गई। विधिक सेवा के एक अधिकारी प्रबंधक के रूप में इस इकाई के मुखिया थे, जिसके संरक्षण में यह इकाई भारतीय रिजर्व बैंक से प्रतिनियुक्ति के आधार पर एक अधिकारी या विशेष पुलिस स्थापना से 3 निरीक्षकों की सहायता से कार्य करती थी। आरंभ में केवल मुंबई, कोलकाता में इसकी शाखाएं थी। वर्ष 1957 के में इसका एक इकाई का प्रवर्तन निदेशालय के रूप में पुनः नामकरण कर दिया गया था तथा मद्रास में इसकी एक और शाखा खोली गई। 1960 में इसका निदेशालय प्रशासनिक नियंत्रण, आर्थिक कार्य नियंत्रण से राजस्व विभाग में हस्तांतरित कर दिया गया। समय बदलता गया, फेरा 47 निरस्त हो गया और इसके बाद स्थान पर जो 1973 में आ गया। 4 वर्ष की अवधि 1973 से 77 में निदेशालय में मंत्रिमंडल, सचिवालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रशासनिक अधिकार के क्षेत्र में रखा गया। तो इसमें फेमा, PMLA, फेरा और मैं बता दूं कि कोफेपोसा जो है कार्य करती है। तो जो एक बहुत बड़ी एक संस्था है। जितने भी जो है आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो या ब्लैकमेलिंग हो या फिर आप देखोगे हॉर्स ट्रेडिंग हो, सभी में जो है ED जो पैसे जब्त करती है। प्रवर्तन निदेशालय भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रवर्तन निदेशक इसका मुख्य प्रमुख है। 5 क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता, दिल्ली में है जिनके विशेष निदेशक प्रवर्तन प्रमुख है। निदेशालय में क्षेत्रीय कार्यालय अर्थात अहमदाबाद, बेंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोच्चि, दिल्ली, पणजी, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जालंधर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना तथा श्रीनगर में है। इनके प्रमुख संयुक्त निदेशक हैं। निदेशालय में उप क्षेत्रीय कार्यालय अर्थात भुवनेश्वर, कोझिकोड, इंदौर, मुंगेर, नागपुर, इलाहाबाद, रायपुर, देहरादून, रांची, सूरत, शिमला है। जिसे प्रमुख उपनिदेशक हैं। आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया के चलते फेरा 1973 जो कि एक नियामक कानून था उसे निरस्त कर दिया गया और 1 जून 2000 से इसके साथ स्थान पर एक नई निधि विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम फेमा 1999 लागू किया। बाद में अंतर्राष्ट्रीय धन शोधन व्यवस्था के अनुरूप एक नया कानून धन संशोधन निवारण अधिनियम 2002 PMLA बना। परिवर्तन निदेशालय को दिनांक 1/1/2007 में PMLA को परिवर्तित कर दायित्व सौंपा गया। तो एक बहुत बड़ी संस्था है, भारत सरकार की संवैधानिक संस्था है जो कि जो भी फ्रॉड करते हैं उनकी देखरेख करता है, उनकी संपत्ति को जब्त करता है, चाहे वो देश के हित में हो या देश के बाहर में हो। जैसे कि आप देखोगे कि मेहुल चोकसी और भी जितने हैं भारत के जो भगोड़े हैं जिन्होंने जो है भारत को आर्थिक नुकसान पहुंचाया है, बैंकों से लोन लिया है, NPA बढ़ा दिया है, तो उसकी संपत्ति को जो है जब्त करना ED का काम है। तो बहुत बड़ी संस्था है भारत में। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आज की क्लास में आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। तो इस तरह का वीडियो जरूर देखिए, क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में है और सभी का ऑलवेज वेलकम है और सभी जुड़ सकते हो मेरे क्लास में। USC नेट कॉमर्स पेपर कैंडिडेट 2। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। तो थैंक यू। कल का क्लास के लिए जरूर ज्वाइन करें, इसका लिंक शेयर मैं कर दूंगा।